स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज। आज जो हम एफडीआरएम सब्जेक्ट्स के अंदर जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। जब हम हेजिंग की बात करते हैं तो हेजिंग और स्पेकुलेशन क्या माना जाता है, ये जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, जैसे आपका हेजर है जिसको जो हेजिंग करता है, आपका स्पेकुलेटर है जो क्या करता है, स्पेकुलेशन करता है। ऐसे ही आपका आर्बिट्रेशन भी रहता है, आर्बिट्रेचर। ये जो तीनों पर्सन हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, चाहे वो हेजर हो हेजिंग करे, चाहे स्पेकुलेटर स्पेकुलेटिंग करे, वो होती क्या उस चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि सर हेजिंग होता क्या है। जैसा कि नेम से क्लियर है कि हेजिंग मीन्स हेज। हेज किसके लिए, रेड्यूस करना, किसको मिनिमाइज करना, किसको, रिस्क को। किस कारण से, जो अंडरलाइंग असेट जो रहती है उसमें आपको पता ही है कि जो, जैसे हमने क्रूड ऑयल की बात की थी कॉमोडिटी डेरिवेटिव के अंदर, कि क्रूड ऑयल अंडरलाइंग असेट्स है और डीजल पेट्रोल क्या है उसके डेरिवेटिव हैं। तो यदि अंडरलाइंग असेट्स क्रूड ऑयल के प्राइस चेंज होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे डीजल के प्राइस भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो हेजिंग क्या करता है, रेड्यूस करता है रिस्क, किसके बेस पर, सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द अंडरलाइंग असेट्स। इसके अलावा हम ये देखें कि जब ये मिनिमाइज रिस्क करेगा तो हमें बेनिफिट क्या होगा, हमें प्रोटेक्शन मिलेगा प्राइस मूवमेंट से। तो हेजिंग इज द स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज द प्राइस रिस्क इन केस ऑफ एडवर्स मूवमेंट। एडवर्स मूवमेंट मतलब समझ गए आप, कि जब मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी होती है, प्राइस कम ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे रिस्क ये रहती है कि प्राइस कम होने से हमें कहीं नुकसान ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं प्राइस के मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन में हमें क्या करती है, अंडरलाइंग असेट्स के प्राइस मूवमेंट्स से रेड्यूस करती है, रिस्क को प्रोटेक्शन करती है प्राइस मूवमेंट से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेजिंग बोलते हैं। अदर हैंड यदि हम बात करें तो सेकंड पार्ट क्या आता है आपका, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशंस नेम से क्लियर है, जो स्पेकुलेटर जो रहता है वो क्या करता है, स्पेकुलेशन करता है। और उसका पर्पस क्या रहता है, मेक द प्रॉफिट। किसके बेस पर, वही प्राइस में फ्लक्चुएशन के बेस पर वो क्या करता है, मेकिंग करता है प्रॉफिट्स की। तो स्पेकुलेशन इज द बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स विद एक्सपेक्टेशन ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट फ्रॉम द चेंज इन द प्राइस। अब यहाँ पे हम ये देखें कि एक जो था वो प्राइस मूवमेंट से प्रोटेक्शन लेता था, प्राइस मूवमेंट्स, किसके प्राइस मूवमेंट, अंडरलाइंग असेट्स के प्राइस मूवमेंट से प्रोटेक्शन लेता था, उसको हम क्या बोलते थे, हेजर, जो रेड्यूस द रिस्क करता था। दूसरा जिसको हम हेजर की वीकनेस समझते थे कि प्राइस मूवमेंट की जो रिस्क है वो वीकनेस है हेजर के लिए, उसी के बेस पर स्पेकुलेटर क्या करता है, मार्केट के अंदर प्रॉफिट अर्न करता है। तो स्पेकुलेशन इज बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स विद एक्सपेक्टेशन ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट फ्रॉम द चेंज इन द प्राइस। और वहीं हम ये देखें कि जो फ्लक्चुएशन प्राइस था, चेंज इन प्राइस था, उससे हेजर क्या करता था, वो क्या करता था, प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट करता था। वो सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन अंडरलाइंग असेट्स के कारण रेड्यूस किसको करता था, रिस्क को करता था। तो एक ने उसको क्या माना बोलो, वीकनेस, और दूसरे ने क्या माना बोलो, अपॉर्चुनिटी माना। तो हम यहाँ पे देखें कि स्पेकुलेटर एक वो पर्सन रहता है जो मार्केट की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मार्केट के अंदर गेन या बेनिफिट या प्रॉफिट्स के लिए आता है। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट टू गेन मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस। और वहीं हम ये देखें फ्लक्चुएशन इन द प्राइस किस में, प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग असेट्स। तो दोनों में आपको डिफरेंस जो है समझ में आया होगा। फिर भी हम यहाँ पे मीनिंग के बेस पर, ऑब्जेक्टिव के बेस पर, इन्वॉल्वमेंट के बेस पर, ऑपरेटर के बेस पर, रिस्क मैनेजमेंट के बेस पर, वॉलेटिलिटी के बेस पर, प्रॉफिट पोटेंशियल के बेस पर हम इसे समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है यहाँ पे एक फार्मर का, उसको भी हम लेंगे। First, let's take the example of hedging. Suppose a food processing company contract with a farmer to grow wheat, which is a key ingredient for the company. The company is worried about rise in the wheat prices and thus परचेज ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एक कंपनी है जो वीट्स के का प्रोडक्शन में यूज़ लेती है, उसके जो मेन प्रोडक्ट्स में वीट जो है काम में आता है, तो वीट के प्राइस फ्यूचर में बढ़े नहीं, तो वो क्या करती है, फार्मर से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। नाउ इफ द वीट प्राइस गो अप, द कॉन्ट्रैक्ट वुड अलाउ द कंपनी टू ऑफसेट देयर प्राइस ऑफ द वीट। अब यदि कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद यदि प्राइस अप होते हैं तो यहाँ पे जो कंपनी थी जिसने वीट का कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का किया था, उसके लिए क्या हो गई, हेजिंग हो गया। Now if the wheat price go up, the contract would allow the company to offset higher price of the wheat, and if the price go down,
और रिमेनिंग द सेम द कंपनी वुड नॉट यूज़ द कॉन्ट्रैक्ट। और यदि उल्टा होता है कि प्राइस क्या होते हैं बोलो, प्राइस बढ़ जाते हैं तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेगी, और यदि प्राइस कम हो जाते हैं तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लेगी। तो कहीं ना कहीं ये देखें कि कंपनी ने क्या किया कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन था अंडरलाइंग असेट्स में, उसके प्राइस फ्लक्चुएशन की रिस्क को क्या कर दिया, रेड्यूस कर दिया। द लॉस इन दिस केस विल ओनली बी द कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्रीमियम पेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। अब कंपनी यदि प्राइस कम होने के बावजूद वीट के कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रीमियम जो कॉन्ट्रैक्ट में पे किया था वो क्या मानी जाएगी, कॉस्ट मानी जाएगी। द लॉस इन दिस केस विल ओनली द कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और प्रीमियम पेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया। वहीं हम देखें जो फार्मर के लिए, द फार्मर कैन ऑल्सो गो फॉर हेजिंग एज दे वुड लॉस इफ द प्राइस गोज डाउन। अब अदर हैंड देखें, यदि वीट के प्राइस बढ़ रहे थे तो कंपनी के लिए वो क्या था, प्रॉफिट्स था, और फार्मर के लिए वो जो था लॉस था। थस द फार्मर वुड सेल फ्यूचर ऑन वीट इफ द वीट प्राइस ड्रॉप, द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल हेल्प ऑफसेट द ड्रॉप। इफ द प्राइस गो अप देन द फार्मर विल लॉस द ओनली द कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और यदि इसमें फार्मर यदि वीट के प्राइस बढ़ जाते हैं तो वो उस प्रीमियम को पे करके उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और उसको महंगे पे बेच सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि सर हमें हेजिंग और स्पेकुलेशन जो है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम इनमें डिफरेंस समझते हैं। तो पहला बेसिस है मीनिंग का। मीनिंग आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हेजिंग इज द स्ट्रेटेजी टू प्रोटेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फ्यूचर एडवर्स प्राइस मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग असेट्स। आपको समझ में आ ही गया। दूसरा स्पेकुलेशन, इट इज़ द स्ट्रेटेजी टू मेक प्रॉफिट बाय टेकिंग इन द रिस्की असेट्स। तो जो प्राइस फ्लक्चुएशन के बेस पर अंडरलाइंग असेट्स के रिस्क को मिनिमाइज करना हेजिंग कहलाता है। वहीं उन प्राइस फ्लक्चुएशन के बेस पर प्रॉफिट अर्न करना क्या कहलाता है, स्पेकुलेशन कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव हेजिंग का क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव इज टू रेड्यूस द रिस्क, और जो स्पेकुलेटर का जो पर्पस रहता है टू मेक ए प्रॉफिट। फंक्शन की यदि हम बात करें तो प्रोटेक्शन मिलती है हेजिंग के अंदर, किससे, फ्रॉम द फ्यूचर मूवमेंट इन प्राइस। वहीं आप ये देखें कि स्पेकुलेशन के केस में यूज ऑफ प्राइस मूवमेंट टू मेक प्रॉफिट, हम प्राइस में जो चेंजेस होते हैं उससे हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ऑपरेटर की यदि हम बात करें कि जो हेजिंग का काम करते हैं वो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर रहते हैं, वो हेजिंग के अंदर आएंगे। इन्वेस्टर जो रिस्क लेना चाहते हैं वो हेजिंग के अंदर नहीं आएंगे, वो किस में आएंगे, स्पेकुलेशन के अंदर आएंगे। इन्वेस्टर हु लव टू टेक रिस्क आउट फॉर द स्पेकुलेशन। वॉलेटिलिटी मार्केट की यदि हम बात करें तो वॉलेटिलिटी हाई होती है या फिर लो होती है। जब वॉलेटिलिटी हाई होगी तो हेजर प्रोटेक्शन लेगा, द हेजर प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्राइस वॉलेटिलिटी एंड स्पेकुलेटर यूज प्राइस वॉलेटिलिटी टू मेक ए प्रॉफिट। से हमने पहले भी समझा था। प्रॉफिट की बात करें, यदि पर्सन रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, वो जो प्राइस वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन चाहता है तो कहीं ना कहीं लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम देखें प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है हेजर के लिए, नो और वेरी मिनिमम प्रॉफिट पोटेंशियल। और वहीं हम देखें जो स्पेकुलेटर है उसके लिए क्या है, इमेंस प्रॉफिट या लॉस जो है पोटेंशियल वो उसको उससे होगा। तो अब हमने ये समझ लिया कि हेजिंग क्या होता है और आपका स्पेकुलेशन क्या होता है। अब हम कुछ फैक्टर देखेंगे जो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ग्रोथ लाए हैं इन पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो हम देखें पहला आया था प्राइस वॉलेटिलिटी। प्राइस आपको पता है प्राइस जो डिटरमाइन होते हैं वो किससे होते हैं, मार्केट के जो फोर्सेज हैं, चाहे डिमांड सप्लाई की यदि हम बात करें, द प्राइस आर जनरली डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज। इन द मार्केट कंज्यूमर हैव ए डिमांड एंड प्रोड्यूसर एंड सप्लाई हैव ए सप्लाई। द कलेक्टिव इंटरेक्शन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई इन मार्केट डिटरमाइन द प्राइस। तो प्राइस वॉलेटिलिटी किससे डिसाइड होती है बोलो, प्राइस मार्केट फोर्सेज डिमांड सप्लाई से होती है। दूसरा आता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट। यदि हम देखें फॉरवर्ड फ्यूचर की यदि हम बात करें तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज में आते हैं। आप नॉट ओनली इंडिया, आप फॉरेन में भी क्या कर सकते हैं, इस तरीके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इससे मार्केट का साइज जो कंपटीशन है वो भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। यदि हम देखें कि कई मार्केट के अंदर बहुत तरीके के फ्रॉड थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि आज हम निफ्टी की बात करें, NSE की, हम BSE की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं इनमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आए हैं। NSE जो है आपका वो एशिया का डिजिटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो रिनोन है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी हुए हैं। इस तरीके से हम फाइनेंशियल थ्योरीज भी पढ़ेंगे। जब हम 3rd यूनिट के अंदर आएंगे तो हम BSM ब्लैक स्कोल्स मॉडल जो था हम उसको समझेंगे कि ये जो मॉडल था ये किसके लिए लिया गया था, जिसे हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऐसे ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल डेवलप बाय द ब्लैक एंड स्कोल्स इन 1973 वर यूज टू डिटरमाइन द कॉल एंड पुट ऑप्शन। आपने ऑप्शन के टाइप पढ़े थे, तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये मॉडल हमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।